गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने यूनिट 3 के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी कि कोई भी अगर कंपाउंड है वो एक मीडियम के अंदर स्टेबल है तो दूसरे मीडियम के अंदर अनस्टेबल होता है। अर्थात जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अपन ने एक एग्जांपल लेके देखा था कि CuNH3 का होल 4SO4, ठीक है, एक स्थायी प्रोडक्ट है, ठीक है, स्टेबल मैटर है जिसे ठोस अवस्था में लंबे समय तक अपन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसे जब जल में भी घोलें तो भी अपना अस्तित्व क्या होता है, बनाए रखता है। लेकिन अगर अपन इसको एसिडिक मीडियम के अंदर डिसॉल्व करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, तेजी से डिसोसिएट होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि CuNH3 का होल 4SO4 एक स्थायी संकुल है, लेकिन ये अम्लीय माध्यम में क्या होता है, अस्थायी होता है। उसके पश्चात अपन ने संकुल के स्थायित्व को दो वर्गों में बांटा था, जिसके अंदर अपन ने इसकी पहली स्टेबिलिटी की बात की थी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, और दूसरी थी इसकी उष्मागतिक स्थायित्व अर्थात थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी में अपन ने देखा था कि किसी भी संकुल का गतिक स्थायित्व इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब ये अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई रिएक्शंस मतलब जल्दी हो रही है और उस जो प्रोडक्ट बन रहा है और जो प्रोडक्ट बना है वो वापस से जल्दी से डिसोसिएट हो रहा है, तो अपन इसको कहेंगे कि ये अनस्टेबल है प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर किसी प्रोडक्ट का डिसोसिएशन धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि यह स्टेबल प्रोडक्ट है। इसी के स्थान पर अपन ने मतलब होम्बे ने यहाँ पर स्थायी और अस्थायी के स्थान पर एक अलग शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें थी चंचलता और अक्रियता, लेबिलिटी और इनर्ट। ठीक है, दूसरी थी अपन ने बात की थी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की, कि जिन पदार्थों का अपघटन स्वतः हो जाता है वो थर्मो थर्मो उष्मागतिक रूप से क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जिसमें अपन ने एग्जांपल देखा था कि CuSCN का होल 4-2 में CO और S बंध दुर्बल है, अतः विलयन को तनु करने पर इसका अपघटन आसानी से हो जाता है, अतः यह संकुल उष्मागतिक रूप से क्या है, अस्थायी है। और वहीं अगर दूसरी तरफ FeCN6-3 में FeC बंध की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रबल होता है, अतः विलयन को तनु करने पर इसका अपघटन नहीं होता है, इसलिए यह संकुल उष्मागतिक रूप से क्या होता है, स्थायी होता है। अब है कि उष्मागतिक स्थायित्व विवेचन सामान्यतः इस साम्य स्थिरांक के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इस स्थिरांक को अपन क्या कहते हैं, विचलन स्थिरांक या फॉर्मेशन कांस्टेंट, या कह सकते हैं स्थायित्व स्थिरांक भी कहते हैं, जिसका सीधा संबंध किससे होता है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन से। इस प्रकार यदि किसी संकुल के लिए स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। स्थायित्व स्थिरांक के विपरीत को अस्थायित्व स्थिरांक कहते हैं, जो कि उष्मागतिक अस्थायित्व को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चंचल व अक्रिय संकुल, इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि सामान्यतः यह पाया गया है कि उष्मागतिक स्थायी संकुल गतिज रूप से चंचल या अक्रिय हो सकता है। ठीक है, अपन ने एग्जाम्पल लेके भी देखा था पिछले लेक्चर्स के अंदर इनर्ट और लेबिलिटी को समझाने के लिए। ठीक है, तथा एक उष्मागतिक अस्थायी संकुल जो साधारणतः चंचल होते हैं वे कभी कभी अक्रिय भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन सा चंचल होगा, कौन सा इनर्ट होगा। ठीक है, अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि CuNH3 का होल 4+2 एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, संकुल आयन उष्मागतिक रूप से तो क्या है, अस्थायी होते हैं, वे भी अम्लीय माध्यम में गतिज रूप से अक्रिय है। ठीक है, अब ये थर्मोडायनेमिकली तो अनस्टेबल है। ठीक है, लेकिन अगर अपन इसे एसिडिक मीडियम में इसको डालें तो ये क्या होता है, काइनेटिकली रूप से अक्रिय है, मतलब स्टेबल है। ठीक है, दूसरी ओर NiCN4-2 एक आयन है जो कि उष्मागतिक रूप से तो स्थायी है, लेकिन गतिक रूप से क्या होता है, चंचल होता है। ठीक है, मतलब गतिज रूप से अनस्टेबल होता है। ठीक है, जैसे NiCN4 होल 4-2 है। ठीक है, जब ये CN से रिएक्शन कर CN- अगर इसकी रिएक्शन करवा दें, ठीक है, लेब 14-4 का मतलब है ये आइसोटोपिकली लेबल्ड है। ठीक है, समस्थानिक चिन्हित है। ठीक है, समस्थानिक चिन्ह इसलिए यूज लेते हैं ताकि अगर अपन
ये रिएक्शन चेक करें तो हमें पता चल जाता है कि जो नॉर्मल CN है वो इससे प्रतिस्थापित हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो आइसोटोपिक लेवल CN है वो नॉर्मल CN की जगह प्रतिस्थापित के रूप में आ जाता है। तो NiCN14 का होल 4 प्लस 4CN माइनस, अतः जो नॉर्मल जो CN है वो यहाँ से निकल जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में समस्थानिक चिन्हित CN माइनस लिगैंड का प्रतिस्थापन तीव्र गति से होता है, अतः ये संकुल ऊष्मागतिक रूप से अधिक स्थायी हैं। उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि गतिज रूप से अक्रिय संकुल जरूरी नहीं है कि वह ऊष्मागतिक रूप से स्थायी हो। ठीक है, साथ ही यह भी जरूरी नहीं है कि गतिज रूप से चंचल संकुल ऊष्मागतिक रूप से अस्थायी हो। तो अपन ये नहीं कह सकते कि जो काइनेटिकली रूप से स्टेबल है, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, और जो थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबल है वो काइनेटिकली तौर पर स्टेबल होगा। ये रिएक्शंस कंडीशंस पर डिपेंड करता है, उसकी कंपोजिशंस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट को अपन एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इसको हम NiH2O होल 6+2 के निर्माण द्वारा समझ सकते हैं कि जब Na सल्फेट के जलीय विलयन में अमोनिया विलयन बनाता है तो विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है, जिसको संकुल निर्माण अभिक्रिया द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, कि जब NiH2O6 है वो सल्फेट के जलीय विलयन में अमोनिया विलयन बनाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कि चूंकि विलयन में Ni सेकेंड आयन जल योजित होते हैं, अतः जब NH3 मिलाते हैं, ठीक है, तो जल के अणुओं का NH3 द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और एक साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब NiH2O6+2 के अंदर जैसे जैसे अपन अमोनिया मिलाते जाएंगे तो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या प्रतिस्थापित करते रहेंगे। ठीक है, और बाद में इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम, एक साम्य स्थापित हो जाएगा। रिएक्शंस का अगर देखें कि NiH2 का होल 6+2 है, ठीक है, अगर छः इसके अगर रिएक्शंस करवाएं 6NH3 से तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो साम्य कैसे के यहाँ पे अगर देखें तो के बराबर NiNH3 का होल 6+2 H2O की पावर 6 अपॉन NiH2O6+2 NH3 की पावर 6 है। चूंकि विलयन में जल का अधिक्य है, ठीक है, अब जो Na का जो वाटर सॉल्यूशन है वो जल के अंदर बना है, तो जो वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है, अतः अपन जल की सांद्रता को अपन यहाँ पर नेग्लेजिबल मान सकते हैं या फिर कंसीडर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक्य है यहाँ पर वाटर का। तो जो नेट के होगा, क्या होगा कि NiNH3 का होल 6+2 अपॉन NiH2O6 की पावर +2 NH3 की पावर 6 है। यहाँ के ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इससे निर्माण स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक भी कहते हैं। के का उच्च मान यह प्रदर्शित करता है कि संकुल ऊष्मागतिक रूप से उतना ही अधिक स्थायी है। ठीक है, और के का प्रायोगिक मान की सहायता से आग के का मान प्रायोगिक आंकड़ों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। के व्युत्क्रम को अपन क्या कहते हैं, अस्थायित्व स्थिरांक कहते हैं। अर्थात स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो जो प्रोडक्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और के को अपन यहाँ पर ऊष्मागतिक स्थायित्व, ऊष्मागतिक कांस्टेंट या ऊष्मागतिक स्थिरांक के रूप में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पदवार संकुल निर्माण, पदवार स्थायित्व स्थिरांक तथा समग्र निर्माण स्थिरांक, स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब इस टॉपिक के अंदर अपन स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशंस भी देखेंगे, और हर एक स्टेप के अंदर जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज भी देखेंगे, और जो लास्ट के अंदर जो ओवरऑल जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज को भी देखेंगे। कि व्योम के अनुसार विलयन में संकुल निर्माण में लिगेंडों के जुड़ने से होता है। ठीक है, मतलब व्योम ने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंडों के स्टेप बाय स्टेप जुड़ने से होता है। लिगेंडों का जुड़ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में होता है, अर्थात किसी संकुल MLN, ठीक है, का उसके अवयवों M व L से निर्माण का प्रायोगिक अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि विलयन में एक ही
संकुल प्रजाति MLN के साथ साथ न्यूनतम समन्वय संख्या की लगभग सभी संभव संकुल प्रजाति उपस्थित होती हैं, जिसकी साम्य अवस्था पर सांद्रता उनके स्थायित्व के अनुसार पाई जाती है। यदि धातु आयन M हो तथा एक दंतुक लिगैंड L हो तो संकुल MLN का पदवार निर्माण निम्न प्रकार होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस के स्टेप बाय स्टेप का फॉर्मेशन देखते हैं। अलग अलग स्टेप्स के अंदर क्या क्या इसकी वैल्यूज आती हैं और K का मान क्या क्या होता है। सपोज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ML है और ML का फॉर्मेशन हुआ है M और L से। ठीक है, तो M प्लस L पहला स्टेप है कि M प्लस L ML का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इसके जो कांस्टेंट है K1 है और K1 की वैल्यू क्या है, ML बराबर M और L। दूसरे स्टेप के अंदर एक लिगेंड और जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक दंतु लिगेंड की बात कर रहे हैं और जो लिगेंड है वो समान प्रजाति के हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, ML के अंदर एक और लिगेंड जुड़ा तो ML प्लस L ML2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस स्टेप का जो स्थायित्व स्थिरांक है वो K2 है, तो K2 की वैल्यू होगी ML2 अपॉन ML और L। अब ML2 के अंदर अगर एक और लिगेंड जुड़ता है, ठीक है, ML2 प्लस ML बराबर ML3 होगा। और यहाँ पर जो K3 है वो स्टेप 3 का क्या है, स्थायित्व स्थिरांक है। ठीक है, स्टेबिलिटी स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, तो K3 की वैल्यू होगी ML3 अपॉन ML2L। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन लास्ट स्टेप तक पहुंचे, ठीक है, कि MLN-1 अपॉन प्लस L। ठीक है, तो लास्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी कितनी है, MLN। तो लास्ट पे जो ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, KN बराबर MLN अपॉन MLN-1। ठीक है, और L। ठीक है, N-1 मतलब जितने लिगेंड है उससे कम, मतलब एक लिगेंड और जुड़ रहा है इसमें से। ठीक है, यहाँ K1 K2 K3 और Kn क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जिन्हें अपन पदवार संकुल निर्माण स्थिरांक, ठीक है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः हमारी रुचि अस्थायी मध्यवर्ती संकुल पदार्थों को जानने या उन्हें प्रदर्शित करने की नहीं होती, अतः किसी स्थायी संकुल के निर्माण को अपन समग्र साम्य द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ अगर वो अनस्टेबल है तो अपन उसको लिखते नहीं हैं या फिर प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, केवल जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है अपन उसको ही लिखते हैं मोस्टली। उपयुक्त सभी प्रजातियों को निम्न समग्र साम्य द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अगर अपन इसकी स्टेबिलिटी की बात करें या इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो अगर इसको अपन डिनोट करना चाहें तो कैसे होगा कि एम प्लस एल ML। तो इसका अगर समग्र स्थायित्व स्थिरांक देखें, ठीक है, तो क्या होगा, बीटा 1 बराबर ML अपॉन ML और M+2L, मतलब दो लिगेंड जुड़े हैं मेटल के अंदर तो ML2। इसका समग्र स्थायित्व स्थिरांक क्या होगा, बीटा 2 बराबर ML2 अपॉन ML⁴। तीसरा लिगेंड जुड़ने के बाद में स्थायित्व स्थिरांक क्या होता है, इसका समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा 3 बराबर ML3 अपॉन ML⁴। ठीक है, और M+N-1L। ठीक है, तो जो लास्ट में ओवरऑल, ठीक है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक है βN-1, उसकी वैल्यू होती है MLN-1 अपॉन ML⁴N-1। ठीक है, तो यहाँ बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 और बीटा N तक, ठीक है, क्या है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक है। पदवार स्थायित्व स्थिरांकों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप अपन ने K1 K2 K3 और Kn तक अपन ने जो वैल्यू निकाली थी उसका जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, समग्र स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है, जिसको हम निम्न प्रक्रिया द्वारा समझ सकते हैं कि K1 बराबर B1 है। ठीक है, तो क्या क्या होगा, K1 डॉट K2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को K1 और K2 का गुणा करें तो किसके बराबर हो जाता है, बीटा 2 के। ठीक है, और अगर K1 K2 K3 की अगर गुणा करें तो किसके बराबर आ जाएगा, बीटा 3 के। देख लीजिए बीटा 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, K1 और K2 के। ठीक है, तो क्या होगा, बीटा 1 तो K1 के बराबर हो गया, और बीटा 2 की बात करें, बीटा 2 किसके बराबर होगा, K1 इंटू K2 के।
बीटा थ्री की बात करें अर्थात K1 K2 और K3 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे अपन बीटा टू की बात करते हैं K1 इंटू K2, तो K1 की वैल्यू हो गई और K2 की वैल्यू हो गई, तो ये किसके बराबर हो गई, बीटा टू की वैल्यू। बीटा टू की वैल्यू देख सकते हैं ml 2/m और l की पावर सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर bn तक निकाल सकते हैं अपन। तो अगर bn की वैल्यू क्या होगी, K1 K2 K3 डॉट डॉट kn तक की जो वैल्यू है वही bn होगी, अर्थात समग्र स्थायित्व स्थिरांक तक होगी। उपयुक्त संबंध से स्पष्ट है कि समग्र स्थायित्व स्थिरांक bn क्रमबद्ध स्थायित्व स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं।